हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आईयूआई के बारे में। आईयूआई क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके साथ क्या रिस्क्स जुड़े हुए हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रोसीजर कैसा होता है, किन कारणों से आपको आईयूआई कराने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, और आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कई कपल्स जो कंसीव करना चाहते हैं, कई महीनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है। ऐसे में कई बार डॉक्टर्स आईयूआई की सलाह देते हैं। आईयूआई यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि इसका जो बेसिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हस्बैंड के या मेल के जो सीमेन होता है उसको डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है आईयूआई का। इसको थोड़ा डिटेल में क्या ये प्रोसीजर है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किन कारणों से डॉक्टर्स आपको आईयूआई की सलाह देते हैं। तो इसके कुछ जो कॉमन कारण हैं उनमें से पहला कारण मैं आपको बताऊं तो होता है मेल सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी यानी कि सीमेन जो है उसमें स्पर्म्स तो हैं लेकिन कुछ स्पर्म्स जो हैं वो लो क्वालिटी के हैं, या तो स्पर्म्स की संख्या जो है वो कम हो, या फिर उनकी जो मोटिलिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़े स्पर्म्स अच्छी तरीके से मोटाइल नहीं है, या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि बनावट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कुछ स्पर्म्स के कि उनके साइज या शेप में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आईयूआई इसलिए हेल्प करता है कि आईयूआई के प्रोसेस में इन स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है और फिर उन अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वहां पे जो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कि अगर मेल में सब फर्टिलिटी का इशू है तो आपको आईयूआई की सलाह दी जाती है, उससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब दूसरा कॉज जो हो सकता है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स आईयूआई की सलाह देंगे वो है फीमेल के सर्विक्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है। सर्विक्स होता है यूट्रस का निचला हिस्सा जिसके थ्रू यूट्रस वेजाइना से जुड़ा हुआ होता है। सर्विक्स कैनाल शेप का होता है और ये बच्चेदानी का मुंह होता है इसकी तरफ। तो क्या होता है कि सर्विक्स में जो म्यूकस होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये थोड़ा पतला हो जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं जो वेजाइना में रिलीज होते हैं वो बहुत आसानी से उसको क्रॉस करके, उस म्यूकस को क्रॉस करके यूट्रस तक पहुंच सके और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच के एग को फर्टिलाइज कर सके। लेकिन कई बार अगर ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं में ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये बहुत थिक होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको आईयूआई की सलाह दी जाती है क्योंकि आईयूआई के प्रोसीजर में स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस में ही पहुंचा दिया जाता है तो उन्हें सर्वाइकल म्यूकस को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अगर सर्वाइकल म्यूकस में प्रॉब्लम नहीं है, सर्विक्स में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई पहले आपकी बायोप्सी ऐसी हो चुकी है या कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आपके सर्विक्स में स्कारिंग हो गई है और जिसकी वजह से आपका सर्विक्स थिक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट करना ठीक रहता है क्योंकि उसमें स्पर्म्स नॉर्मली अच्छी तरीके से सर्विक्स को क्रॉस करके ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स आईयूआई की सलाह देते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसका जो टिश्यू होता है वो बॉडी में यूट्रस के अलावा और पार्ट्स में भी ग्रो करने लग जाता है। तो ये एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से कई महिलाओं को इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है और उस केस में भी कई बार डॉक्टर्स आईयूआई की सलाह देते हैं। दूसरा कॉज जो हो सकता है जिसकी वजह से आपको आईयूआई की सलाह मिले वो है सीमेन के लिए एलर्जी हो अगर फीमेल में, यानी कि सीमेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिससे कुछ महिलाओं को एलर्जी हो जाती है, यानी कि वो जब स्किन के पास लगते हैं तो वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग और इचिंग या जलन इस टाइप के सिम्टम्स फीमेल में होने लगते हैं। तो उस केस में भी कई बार आईयूआई जो है वो हेल्प करता है, यानी कि उसमें स्पर्म्स को वॉश करके डायरेक्टली यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक कॉज हो गया जिसकी वजह से कि आईयूआई कराया जाता है। अगला कॉज जिसकी वजह से आपको आईयूआई की सलाह मिल सकती है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी है, सारे इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सारे इन्वेस्टिगेशंस होने के बावजूद भी कोई कॉज पता नहीं चलता है इनफर्टिलिटी का, वो अनएक्सप्लेन्ड केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में भी आईयूआई की सलाह दी जाती है।
अगला रीजन जो हो सकता है वो है कुछ ओव्यूलेटरी फैक्टर्स, यानी कि अगर आपका एग ठीक से नहीं बन रहा है, आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, या एग रिलीज नहीं कर रही हैं आपकी ओवरीज, उस कंडीशन में भी आईयूआई की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के साथ साथ आपको ओव्यूलेशन करवाने के लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं, और उसके बाद आपके प्रोसेस को, आपकी ओवरीज को मॉनिटर करके जिस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, और आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए भी मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि नॉर्मली आपका ओव्यूलेशन हो नहीं पा रहा है तो उस केस में ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, और वहां पे फिर आपका टाइम से ओव्यूलेशन के टाइम पे उसको मॉनिटर करके आईयूआई किया जाता है। तो उससे ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक कॉज हो गया। एक और कॉज होता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स कई बार आईयूआई करवाते हैं, अगर हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म्स हैं ही नहीं, तो उस केस में हस्बैंड का सीमेन नहीं यूज हो पाता है, वहां पे एक डोनर का जो सीमेन होता है वो यूज करना पड़ता है, डोनर के स्पर्म्स यूज करने पड़ते हैं। तो वहां पे भी आईयूआई के द्वारा ही प्रेगनेंसी कराई जाती है, यानी कि डोनर के स्पर्म्स लेके वहां पे आईयूआई करा के प्रेगनेंसी कराई जाती है, अगर हस्बैंड के स्पर्म्स में बिल्कुल भी स्पर्म काउंट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि सीमेन में स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि डोनर के द्वारा जब स्पर्म्स लिए जाते हैं तो उसमें भी आपका आईयूआई का ही प्रोसीजर होता है। अब हम बात करते हैं कि आईयूआई में कुछ रिस्क तो नहीं है, इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आईयूआई जो होता है ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, और केवल दो ही रिस्क होते हैं ज़्यादातर अगर होते हैं तो। एक तो इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स जनरली जो बहुत ही स्टेराइल कंडीशन में प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन का भी चांस बहुत कम होता है। और इसके अलावा थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, फीमेल को थोड़ा सा ब्लड आ सकता है 1-2 दिन तक, वो कोई खास इश्यू नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ी सी ही ब्लीडिंग होती है और जनरली उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, इसमें आपको पेन के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, एनेस्थीसिया तो दूर की बात है, एनेस्थीसिया की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पेन के लिए भी आपको कोई मेडिसिन जनरली नहीं दी जाती है, क्योंकि इस प्रोसीजर में फीमेल को थोड़ा डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकता है लेकिन जनरली पेन नहीं होता है, और ये प्रोसीजर आराम से 1-2 मिनट में पूरा हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के जनरली। तो इस तरीके से ये दो रिस्क रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है या थोड़ी बहुत स्पॉटिंग का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन दी गई है तो वहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए, यानी कि एग बन के ओवरी में से निकलने के लिए अगर आपको मेडिसिन दी जाती हैं तो कई बार उससे मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस हो जाता है, यानी कि ट्विंस या उससे ज़्यादा का चांस वहाँ पे हो जाता है अगर ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी गई हैं। तो ये 3 रिस्क जो होते हैं वो मेनली इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हम इसके प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसकी प्रोसीजर में क्या होता है, अगर आपका ओव्यूलेशन नॉर्मली हो रहा है, आपको ओव्यूलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जनरली डॉक्टर्स फिर आपको ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन नहीं देते हैं, और आपका ओव्यूलेशन का टाइम मॉनिटर करके ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो उसके 1 दिन बाद नॉर्मली जो है आईयूआई का प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। दूसरी कंडीशन में अगर आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स जनरली आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शंस ऐसे देते हैं जिससे कि आपका ओव्यूलेशन इंड्यूस हो, आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो और वहाँ पे टाइम से एग रिलीज हो, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन आपको दी जाती हैं। फिर आपका जो ओवरी है वो मॉनिटर की जाती है और आपका ओव्यूलेशन जो है वो मॉनिटर किया जाता है। अब ओव्यूलेशन का टाइम 2 तरीके से पता लगाया जाता है। एक तरीका तो जो है जो आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर्स आपको जो मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स होती हैं, ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स होती हैं, वो यूज़ करने की सलाह देते हैं। वो अगर आप घर में यूज़ करती हैं तो वो LH नाम का जो हार्मोन होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जब उसका लेवल बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है तो उस टाइम पे जनरली 1-2 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो ये जो किट्स होती हैं ये उस तरीके से काम करती हैं, उस हार्मोन के लेवल को डिटेक्ट करके आपको बताती हैं कि किस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन
होने वाला है, तो उससे आप पता कर सकती हैं कि कब आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपकी ओवरी को मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी कि उसमें आपके वेजाइना में एक प्रोब डाला जाता है और उसके थ्रू डॉक्टर्स जो है वो आपकी ओवरी में आपके जो फॉलिकल्स हैं जहाँ से एग रिलीज होना है उसको मॉनिटर करके ये देखते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन जब होता है उसके एक दिन के अंदर ज्यादातर डॉक्टर्स वहां पे आईयूआई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन और ओव्यूलेशन का टाइम जो है वो मॉनिटर करके वहां पे आपका आईयूआई किया जाता है। अब एक बार जब पता चल गया कि अब आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, ओव्यूलेशन डिटेक्शन हो गया, इसके बाद जो है हस्बैंड का सीमेन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अब इसमें से जो स्पर्म्स होते हैं एक कुछ प्रोसीजर उसमें किया जाता है, स्पेशली उनको वॉश किया जाता है ताकि उनमें जो सीमेन में मौजूद जो नॉन स्पर्म एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके, उसमें मौजूद प्रोटीन्स को अलग किया जा सके और जो हाई क्वालिटी के अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म्स हैं उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अलग कर लिया जाता है। तो इससे जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के अच्छी तरीके से मोटाइल जो स्पर्म्स हैं उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन में अलग करके उस सैंपल को डायरेक्टली आपके यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होता है, सीमेन को इस तरीके से कलेक्ट करके फिर उसको इस प्रोसीजर से कॉन्सेंट्रेट करके और वॉश करके उसमें से प्रोटीन्स और नॉन स्पर्म एलिमेंट्स को रिमूव करके फिर उस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया जाता है। फिर आईयूआई के प्रोसीजर के टाइम पे आपको जनरली लेटना होता है एग्जामिनेशन टेबल पे। इस पूरे प्रोसीजर में बहुत कम टाइम लगता है, 1 या 2 मिनट में भी ये पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा हो सकता है। इसमें कोई पेन जनरली नहीं होता है, बहुत रेयरली आपको थोड़े क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी वेजाइना को स्पेक्यूलम के थ्रू जो है वो ओपन किया जाता है और आपकी सर्विक्स के थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर यानी कि एक बहुत ही पतली सी फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है जिसको आपके यूट्रस में डाला जाता है और फिर उस ट्यूब के थ्रू जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड जो स्पर्म्स थे उनको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली यूट्रस के अंदर। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन आपका हो चुका है, जैसा कि डिटेक्ट कर लिया गया है कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम हो चुका है, वहाँ पे ओवम जो होगा वो रेडी होगा फैलोपियन ट्यूब्स में। तो उस कंडीशन में इस तरीके से हाईली जो कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स हैं वो डायरेक्टली यूट्रस में पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे वो ईजिली एग के पास पहुंच के फैलोपियन ट्यूब्स में वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इस तरीके से आईयूआई का प्रोसीजर होता है। अब आईयूआई होने के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जल्दी कर लिया तो उस केस में आपका फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर एक बार आपका आईयूआई हो गया, इसके 2 हफ्ते के बाद यानी कि 14 डेज के बाद मिनिमम आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इससे जल्दी करती हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी हो और आपके टेस्ट रिजल्ट में आ जाए नेगेटिव, क्योंकि उस टाइम तक जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है उसका लेवल इतना नहीं बढ़ा होता है कि आपकी जो यूरिन टेस्ट किट्स होती हैं वो उसको डिटेक्ट कर सके। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन लेवल्स जो है वो HCG के या प्रेगनेंसी हार्मोन के अभी इतने नहीं बढ़े हैं आपके यूरिन में कि वो डिटेक्ट हो पाए, तो वहाँ पे एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आपको ओव्यूलेशन के लिए HCG का इंजेक्शन दिया गया है तो उस केस में आपके यूरिन में वो HCG की जो लेवल होते हैं थोड़े से उसको आपके जो टेस्ट किट है वो डिटेक्ट करके एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। तो इस तरीके से 2 चांसेस होते हैं। तो आपको जो टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो कम से कम 2 हफ्ते के बाद करना होता है। इसके बाद आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरीके से जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद आपके डॉक्टर्स चाहेंगे आपका बीटा HCG का लेवल चेक करना आपके ब्लड में, जो एक ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का। तो इस तरीके से ये आईयूआई का पूरा प्रोसीजर होता है जिसको कि मैंने आज आपको बताया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है और इसे आपके बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।